हम्म। लास्ट डे हम लोग सेक्शन 8 कंपनी पढ़े थे। हाँ तक आज दो कंपनी और पढ़ना है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आज पढ़ना है। पहला तो है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी, where a company is formed एंड रजिस्टर्ड, जो बनता है और रजिस्टर करवाया जाता है इसी एक्ट के तहत, यानी कंपनी एक्ट में, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसके लिए, और होल्ड एंड एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी इसको कहना, मे बी may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed। तो अगर किसी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी बनना है, यानी कि इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, या फिर स्लीपिंग कंपनी अगर बनना है, तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो वो मैनर है MSC 1। क्या है? MSC 1, मिसलिनियर फॉर्म नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक दूसरा, इस तीन शब्द का मतलब क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट, होल्ड एंड एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ये चार शब्द इसमें क्या क्या है? सबसे पहले फ्यूचर प्रोजेक्ट का मतलब समझो। हमको एक लैंड एक्वायर करना है, क्या करना है, जहां पे अभी नहीं 3 साल बाद या 5 साल बाद हम क्या सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि हम ये जमीन अपने नाम पे खरीद लें, ठीक है। एक मान लो कि गवर्नमेंट एग्जांपल हम दे रहे, गवर्नमेंट का एग्जांपल है कि अगर कोई इंडिविजुअल खरीदेगा, ठीक है, तो उससे हम लोग 12% रजिस्ट्री फी लेंगे। और कोई अगर आर्टिफिशियल पर्सन खरीदेगा या कंपनी खरीदेगा, तो उससे 8% रजिस्ट्री फी लेंगे। जमीन खरीदने में रजिस्ट्री फी लगता है ना। और जमीन का नाम 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का 12% देने में भलाई है कि 1 करोड़ का 8% देने में भलाई है? तो इससे अच्छा है ना भैया कि देखो आज निकल तो हमको कंपनी खोलना ही है, तो हम अभी कंपनी खोल लें, और कंपनी खोल के उसको क्या कर ले, MSC 1 भर के गवर्नमेंट का टाइटल दे दे एक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहला। दूसरा, होल्ड एंड एसेट्स। क्या चीज? होल्ड एंड एसेट्स। मान लो कोई एक ऐसा मशीन है, कोई एक ऐसा मशीन है जो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता। शाहरुख खान के पास एक बहुत बड़ा सा कैमरा है, बहुत महंगा। तो इंटरव्यू में बता रहा था बहुत महंगा सा कैमरा है। वो कैमरा अगर हम या कोई और भाड़ा पे लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। वो कैमरा मिलेगा प्रोडक्शन हाउस में। किसको मिलेगा? जो पिक्चर उक्चर बना रहे हैं, शूटिंग वूटिंग कर रहा है, उसी को मिलेगा, ठीक है। अब बताओ कि हम बहुत फेमस पर्सन है और अभी हम एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। भविष्य में मेरा टारगेट है कि 2-3 साल बाद हम अपना प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, हम भी पिक्चर बनाएंगे।
अभी नहीं। और ये कैमरा आज के डेट में शाहरुख खान बहुत सस्ता में बेच रहा है, बट उस कैमरा को खरीदने के लिए लाइसेंस लगता है, जो लाइसेंस इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, किसी कंपनी को ही मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिलहाल एक कंपनी खोलना पड़ेगा अपने नाम, और तब उसे एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं। बिजनेस आज से स्टार्ट नहीं कर रहे, बिजनेस फ्यूचर में करेंगे, बट एसेट्स आज किए ना, तो दिक्कत है। अच्छा, हमको कोई न्यू टेक्नोलॉजी पता चला मोबाइल के बारे में, कि मोबाइल में ये भी टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ अभी उस टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया, बाकी और फोन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। रिसर्च करेंगे, काम करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन मेरे को उस आइडिया को क्या करना है कि अपने नाम पे अपने लिए रजिस्टर करवा के रखना है, मेरे बात है। लेकिन दिक्कत ये बात है कि अगर उस पेटेंट को हम आप आज अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिए, और फिर जब कंपनी खोलेंगे तो हमको पेटेंट उस कंपनी को देना होगा। तो गवर्नमेंट के नजर में ये आएगा कि हम एक एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि एक पेटेंट सीक्रेट अपना बेच रहे हैं कंपनी, तो उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स देगा। क्या देगा? टैक्स। कोई दिक्कत है कि आप एसेट बेच रहे हैं, आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। आईटीसी होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम बोले कि इससे अच्छा है ना कि हम आज ही वो कंपनी खोल लें, और उस कंपनी में हम इम्प्लॉय बन जाएं, और कंपनी के नाम पे पेटेंट रजिस्टर करवा दें, मेरे को तो टैक्स से तो बच जाएंगे, आया ना। तो ये तीन चार आइडियाज की वजह से ये काम होता है कि आप कुछ फ्यूचर में करने वाले, उसके लिए आज कंपनी तो बना लिए, बट फिलहाल आप उससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। फिलहाल वो कंपनी क्या है, इनएक्टिव मोड पे, किस मोड पे है, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट। अच्छा, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज काउंट नहीं होता है? सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मीन एनी ट्रांजेक्शन अदर देन, इन सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये सब खर्च तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि फी पे करना किसको, रजिस्ट्रार को। किसको फी पे करना, कोई दिक्कत, आप कंपनी को। दूसरा, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अगर आप पेटेंट रजिस्टर करवाने जाओगे तो पेटेंट के लिए पैसा दोगे ना, रजिस्टर करवाने के लिए। या फिर आप जमीन खरीदोगे तो आप जमीन खरीदने के लिए पैसा दोगे। तो इन सब चीजों को हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कहते। या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब कंपनी खोलेंगे तो ठीक है, भविष्य में हम शेयर अलग अलग लोगों को बेचेंगे, बट अभी वो पूरा शेयर का मालिक तो हम बनेंगे, तो हम अलॉट करवाएंगे शेयर अपने नाम पे। पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, ऑफिस एंड रिकॉर्ड। अच्छा, कहीं पे छोटा सा भाड़ा का ऑफिस ही फिलहाल लिया है, उसका पेमेंट वेमेंट तो जाएगा, काम अभी स्टार्ट नहीं किए, तो इन सारे खर्चे को हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं करते हैं। बस सुनिए तो, सबसे स्पेशल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किसको माना जाता है, जब आप अपना ये काम स्टार्ट कर दो, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। जब आप मेरा अपना सामान खरीदना बेचना स्टार्ट कर दोगे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है, करेक्ट है बात। तो जब तक एक डोरमेंट कंपनी डोरमेंट रहेगा, वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, और ये सारा चीज सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में नहीं आता है, 4 पॉइंट। अब आ रहा बात निधि कंपनी में, किसका आ रहा है, निधि कंपनी, सेक्शन 406 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, सीधे 406 में है ये, ठीक है। क्या बोलता है, इन दिस सेक्शन निधि का मतलब ही होता है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। निधि का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, किसी एक आदमी का नहीं, पूरा सोसाइटी का फायदा होगा। कैसे, कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेटेड डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा,
नोटिफिकेशन के द्वारा या ऑफिशियल गैजेटिंग में, ठीक है। भारत का राजपत्र में या फिर नोटिफिकेशन में बताएगा कि कौन कौन सा निजी कंपनी है। एज केस में बी द needy company are created mainly for cultivating the habit of thrives and the savings among its members। ज्यादातर निजी कंपनी बनता क्यों है कि अपने मेंबर लोग को, ठीक है, एक आदत डाले कि वो लोग क्या करे, सेविंग करने का आदत क्रिएट, और वो लोग पैसा एक जगह पे जमा रखते। बात समझ रहे हो? आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है और क्यों एक निजी कंपनी बनता है जाता है? मान लो देश में 1 लाख डॉक्टर है, कितने? 1 लाख क्या है? डॉक्टर है। और ये डॉक्टर लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम तो डॉक्टर बन गए, ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो डॉक्टर कैसे बनेगा, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर हमारे फैमिली मेंबर को, ठीक है, फ्री में इलाज बोलो या कम में, ठीक है, ट्रीटमेंट कहाँ से हो पाएगा? हम लोग तो सबका इलाज करते हमारे फैमिली को कहते होगा। या फिर हम लोग दुनिया से कमीशन लेते हैं, दुनिया को दवाई देते हैं, हमारे फैमिली को कमीशन फ्री मेडिसिन कैसे मिलेगा? कमीशन फ्री, प्रॉफिट फ्री मेडिसिन कैसे मिलेगा? ये सारा इन लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जितना भी लोग चीज सोच रहा है, इसको करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। हाँ या ना? ये सारा काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? फंड, यानी कि मनी। अब ये 1 लाख जो डॉक्टर है, इन डॉक्टर का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैंक में अकाउंट है ना? लेकिन क्या हो, इन सब लोगों का एक सेम जगह पे अकाउंट खुल जाए। कहाँ पे खुल जाए? किसी सेम, मान लो एक जगह पे खुला आईडीसी लिमिटेड, एग्जांपल इंडियन डॉक्टर, ठीक है, कमिटी लिमिटेड करके देगी। ये सारा डॉक्टर अपना सेविंग्स का कुछ हिस्सा यहाँ पे रखता है, ठीक है। हाँ, जब दूसरे बैंक में रखता था तो वहां पे उसको इंटरेस्ट मिलता था 3.5%। कितना मिलता था? बट जब यहाँ पे रख रहा है तो उसको मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5%। कितना परसेंट? कम मिल रहा है, करेक्ट है बात। लेकिन जितना जल्दी ये इसको लोन देगा डॉक्टर को, जितना जल्दी ये इसको लोन देगा उतना जल्दी ये बैंक इसको लोन नहीं देगा। तो दिक्कत, इतना जल्दी बैंक इसको लोन नहीं देगा। दूसरा, ये सारा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो ये लोग अपने कमिटी के लिए करना चाह रहा था, ये सारा फैसिलिटी तो बैंक नहीं दे रहा था। तो दिक्कत इसमें, जैसे कि हमको क्लियरली पता नहीं है, बट पहले ऐसा सिस्टम था, ठीक है, अभी भी है कि नहीं पता। जब आदमी सीएमए क्लियर करता था ना, ठीक है, तो सीएमए क्लियर करने के तुरंत तुरंत बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलता था, ठीक है। और वहां पे अकाउंट खुलने का मेन कारण क्या होता था? बैंक ऑफ बड़ौदा सीएमए वाले को स्पेशल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता था। देखो, क्रेडिट कार्ड ऐसे मिलता है किस बेसिस पे? क्रेडिट कार्ड मिलता है आपका सिविल स्कोर पे, या फिर आप ये कह सकते हो क्रेडिट स्कोर पे आपको मिलता है। बट अगर कोई स्टूडेंट नया नया सीएमए बना है और प्रैक्टिस में आ रहा है, तो कौन उस पर अभी, मतलब अभी तो कमाने स्टार्ट करेगा ना। बट ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करता था? क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता था। सीएमए इंस्टीट्यूट का इसके संग टाई अप था। समझ में आता? कोई दिक्कत? क्लियर है चीज? तो निजी कंपनी का मेन पर्पस क्या है, और निजी कंपनी कौन बताता है? गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन या ऑफिशियल गैजेट में बताता है। अब बात आ रहा है
पीएफआई किसको कहते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 2 क्रॉस 72। पीएफआई का मतलब ये सारा कंपनी होता है। जब भी हम पीएफआई बोलेंगे तो हमको ये 5 कंपनी सोचना है। पहले देखो क्या क्या 5 कंपनी। सबसे पहला एलआईसी, दूसरा क्या हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, एलआईसी। ये क्या है? आईडीएफसी, नाम सुने हो ना? इसका नाम सुने हो ना, आईडीएफसी बैंक। ठीक है। स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्ड इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। ये तीन था, एलआईसी, आईडीएफसी और यूटीआई। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 4 है, सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, तो रिपील्ड अंडर सेक्शन 465। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताया था पहले सेक्शन नंबर 4 ए सबसेक्शन 2 में, अब वो चीज कंपनीज एक्ट 1956 में, अब वो चीज हम लोग लिख दिए हैं 465 में। वहां पे एक लंबा सा लिस्ट बना हुआ है कि किसको किसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनेंगे, और वो कौन बताया है? वो बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सरल भाषा में बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफाई करेगा, यानी कि बताएगा। और इसके अलावा सच अदर इंस्टीट्यूट may be notified by the central government in the consultation of the आरबीआई, और आरबीआई जिसको घोषित करेगा वो। करेक्ट यहां तक? तो 5 चीज आता है, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, तीन। उसके सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बताया है सेक्शन 465 में, और आरबीआई के अकॉर्डिंग जो होगा। क्लियर यहां तक? इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये लोग पब्लिक का फाइनेंस मेंटेन करने में या फाइनेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। अच्छा, कंडीशन फॉर द इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज पीएफआई। अगर आपको पीएफआई बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? ठीक है। नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस, तब तक नहीं होगा जब तक इट शैल एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट अदर देन दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। हम एक कंपनी खोल लिए, जैसे बजाज फाइनेंस है ना, बजाज फाइनेंस भी तो पब्लिक को पैसा ही देता है, तो उसको पीएफआई नहीं माना जाएगा, क्योंकि भैया प्राइवेट है। क्या है? वो खाली कंपनीज एक्ट के द्वारा चल रहा है तो चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अगर पीएफआई बनना है तो कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड होना ही होना है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी कानून के तहत भी आप रजिस्टर्ड हो, पहला से। दूसरा, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल is held or controlled by the central government or state government or government or partly central government or state government or one or more state। और आपका सरल भाषा में बोले तो 51% शेयर आपके कंपनी का गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ठीक है। और गवर्नमेंट का वही मतलब है जो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब था कि हाँ, कि या तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या तो अकेले स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या तो अकेले, या तो दोनों के पास मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास मिला के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो दो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट मिला के। ठीक है, जैसे पंजाब और मान लो हरियाणा मिला करके चला, या फिर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट, 3 4 को मिल करके चला रहा है, तो दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, लेकिन उसके पहले हम पूछते हैं व्हाट इज कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होता है a certain amount
invested by proprietor और मेंबर या फिर पार्टनर, यही होता है ना। अगर इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटर होगा, बिजनेस है तो मेंबर होगा, ठीक है, और पार्टनर। अब आगे क्या बोल रहा है? द टर्म कैपिटल हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग। It means one thing of the economist, the another accountant, and still the another to businessman handle आया। क्या कह रहा है? It means one thing, इकोनॉमिस्ट के लिए एक अलग चीज है कैपिटल, अकाउंटेंट के लिए कैपिटल अलग है, हम लोग जो अभी लिखा हुआ अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए अलग हो सकता है, लॉयर के लिए कैपिटल सबका मतलब अलग हो सकता है। इन रिलेशन टू कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, द वर्ड कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कंपनी का, तो कंपनी में जब कैपिटल बोलते हैं इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। कैपिटल और फिगर इन टर्म ऑफ सो मेनी रुपी divided into shares for a fixed amount. In other words, the contribution of person to common stock of the company form the capital of the company। इसका मतलब क्या हुआ? इस दो लाइन का मतलब ये हुआ कि जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, क्या कर देता है? उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। अपने कंपनी के शेयर के स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दे रहा है एट अ फिक्स्ड अमाउंट के लिए। होता है ना 10 रुपए के शेयर, 5 रुपए के, 15 रुपए के, उसके। द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल इन हिज शेयर, ठीक है। जब क्या होता है कि प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, आपको एक हिस्सा मिलता है आपके कैपिटल का, जब भी हर एक मेंबर को मिलता है उसके शेयर्स के नाम पे। किसके नाम पे? शेयर के नाम। ए शेयर इज नॉट सम ऑफ मनी, शेयर का मतलब सम ऑफ मनी नहीं है। इट इज द रेदर एन इंटरेस्ट। ये क्या है? एक इंटरेस्ट मापने का तरीका है। बात सुना? तो अब जैसे समझो किसी एक कंपनी में मेरे पास 10,000 शेयर है, सुमित के पास 1,000 शेयर है, तो मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? उसमें ज्यादा शेयर मेरा है तो ज्यादा मेरा मन मर्जी का होगा, ज्यादा हम अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे, मेरे को ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मेरे को भी उस कंपनी का ज्यादा टेंशन रहेगा। मेड ऑफ द वेरियस राइट्स, और जितना ज्यादा शेयर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट्स भी मिलता है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? शेयर का मतलब कोई दिक्कत? ये शेयर का मतलब। अब बात यह आता है कि आप सोल प्रोप्राइटर रहते हो ना, तो अपने मन से जितना कैपिटल लगाना लगा दो, बस हो जाता है। लेकिन जब आप एक कंपनी बनते हो, क्या बनते हो? कंपनी बनते हो, तो जो कैपिटल है इसके लिए आपको नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल का जरूरत पड़ता है। अब पहले क्यों ये चीज समझ लो। सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है कि बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाया एज अ कैपिटल, ठीक है, लेकिन ये चीज देखा जाता है कि सोल प्रोप्राइटर में बिजनेसमैन और बिजनेस सेपरेट एंटिटी पे काम नहीं करता है। अगर बिजनेस का पैसा डूबता है मतलब बिजनेसमैन का ही डूब रहा है, और बिजनेसमैन का पैसा डूब रहा है मतलब बिजनेस का ही पैसा डूबना है। बट कंपनी के केस में क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है। बात समझ रहे? तो अगर मान लो कैपिटल में कोई लिमिट नहीं लगाएगा, तो आदमी अपने मन से जितना मन उतना कैपिटल देते जाएगा, और बाद में कंपनी डूब जाएगा या डुबा दिया जाएगा जानबूझ के। हो सकता है उसको पैसा ना ब्लैक से व्हाइट करना था, फिर आया ना, हो सकता है ना, पैसा अपना ब्लैक से फिर व्हाइट करना था। तो आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? परमिशन, ऑथराइजेशन। कोई दिक्कत? ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल
means such a capital authorized by the memorandum of company to be maximum amount of share capital of company। कि कंपनी का आपको बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना आप रखें या रखेंगे, ठीक है। दस it is the sum stated that the memorandum as the capital of the company which is to be registered being the maximum amount। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आप रेज कर सकते हो अपना शेयर बेच करके, पैसा रेज मार्केट से उठा सकते हो शेयर बेच करके। एंड अपन विच इट पे द स्टैम्प ड्यूटी, और इसके ऊपर क्या देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी। इट इज यूजुअली फिक्स्ड एट अमाउंट where it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital। ठीक है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड अमाउंट है शेयर का, ये कैसे निकलता है, शेयर का तो दाम रहता ही है, जैसे 10 रुपया है वो तो है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का ही पैसा ऐड होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का ही पैसा ऐड होगा, फिर दिक्कत आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 50, इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं। Issued capital means such a capital as company issue from time to time for subscription। It is a part of authorized capital। It is a part of, अगर मान लो कि हम बगल में एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम बोले कि हम बिजनेस में 1 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है और अभी मार्केट में हम इशू कर रहे हैं 50,000 रुपए का, कितना का, क्या दिक्कत। तो अब इस केस में मेरा ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल सेम नहीं है, अलग अलग है। ऐसा कह सकते हैं कि ऑथराइज कैपिटल ग्रेटर है इशूड कैपिटल से, बट अगर परमिशन भी 1 लाख का था और इशू भी हम 1 लाख की है तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ना। क्लियर, आपको कितना का परमिट है, आप कितना बेच रहे हो, दोनों अलग चीज होता है। कभी बार ऐसा हो सकता है कि जितना का परमिट आप पूरा एक ही बार में बेचो, ठीक। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है, सॉरी, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि बिका कितना, क्या हुआ, बिका कितना। ऑथराइज मतलब आपको परमिट कितना का था, इशूड मतलब आप बेचने कितना निकल, सब्सक्राइब मतलब बिका कितना। हो सकता है 50,000 में से महज 25,000 ही शेयर मेरा बिका, ठीक है। तो इस केस में मेरा इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम नहीं हुआ। लेकिन अगर 50,000 का 50,000 बिक जाता तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो जाता। फिलहाल क्या है, इशूड कैपिटल ज्यादा और सब्सक्राइब कैपिटल कम है, कोई दिक्कत है आपको। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल किसको कहते हैं, 2 क्रॉस 15 में द कंपनी जो भाई, called up capital is such a part of capital which has been called for payment। It is a total amount called up on the share issue। अब जैसे हम लोग का 25,000 शेयर बिका है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, यानी कि हम लोग टोटल 25 शेयर बेचे हैं। लेकिन ये जो 10 रुपया है इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 2.5, सेकंड कॉल 2, ऐसे करके हम लोग लेते हैं। तो अभी कंपनी आपसे केवल और केवल एप्लीकेशन का पैसा मांगा है, किसका पैसा मांगा है, किसका पैसा मांगा है, एप्लीकेशन का, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। तो ये आपका क्या हो गया, कॉल्ड अप, क्या हो गया। ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का पैसा मांग लिया हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मांग लिया हो, उसको कहते हैं कॉल्ड अप, कि कितना मांगा गया था।
और पेड अप का मतलब होता है कि शेयर होल्डर कितना पे किया है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज अ पेड अपन द शेयर इशू, इसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। कि आप जो शेयर बेचे थे उसका आपको कितना पैसा मिला, कोई दिक्कत यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना, सब्सक्राइब कैपिटल में क्या बोल रहा है, a default in this regard will make company and officer who is in default is liable to pay penalty extend to 10,000 or 5,000। कह रहा है कि इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टेकन ऑफ द पब्लिक। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है वो नॉर्मल पैसा जो आप पब्लिक से लेने वाले हो, वेयर एनी नोटिस और एडवर्टीजमेंट और other official communication or any business letter, bill, head or letter paper of a company state the authorized capital, the subscribed and paid up capital must also be stated। अगर एक कंपनी कहीं पे भी अपना ऑथराइज कैपिटल बता रहा है, क्या बता रहा है, तो बहुत जरूरी है कि उसके संग संग वो अपना सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल भी बताए। ठीक है, जितना आप खुशी से ऑथराइज तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आप सब्सक्राइब पेड अप सब कुछ आप बताओ, ये आपका ड्यूटी बनता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कंपनी को 10,000 का जुर्माना, और जिस ऑफिसर का ये काम करने का ड्यूटी था उसको 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? क्लियर। ये था कैपिटल के बारे में जिसको कंपनी शेयर कैपिटल बोलता है। अब बात है नीचे शेयर्स के बारे में, किसके बारे में? क्या बोल रहे हैं? डिवीजन ऑफ ऑथराइज कैपिटल अमाउंट इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटरेस्ट, कि किसका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है उसी को हम शेयर कहते हैं। अब पहला पॉइंट कह रहा है नेचर ऑफ शेयर, क्या कह रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर विच मीन अ शेयर इज अ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ए शेयर thus represent such a portion of interest, जो बात हम ऊपर लिखे थे कि शेयर से पता चलता है कि सामने वाले इंसान का कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। बात समझा? तो as the amount paid up thereon and bear the total capital payable to the company, इट इज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी एसेट, कि आपका कंपनी का एसेट में कितना इंटरेस्ट। मतलब क्या है? देखो, शेयर ये नहीं दिखाता है कि कौन सा इंसान बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन सा इंसान बिजनेस में इन्वॉल्व है। बिजनेस में कोई भी इन्वॉल्व है नहीं, डायरेक्टर लोग सबसे ज्यादा कंपनी में काम करता है, इन बहुत सारे डायरेक्टर का शेयर नहीं रहता है, तो क्या वो काम नहीं कर रहा है? कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी जितना ग्रो करेगा, जिसके पास जितना ज्यादा शेयर होगा उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इन्वॉल्व है नहीं। हाँ, आप किससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा देर काम कर रहे हैं या कम देर काम कर रहे हो, बस में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा
अब शेयर कैपिटल दो तरह का है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के पास दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसको हम लोग कहते हैं डीवीआर। क्या कहते हैं? डीवीआर। बात समझ तो। अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है इसके पास जनरली नो वोटिंग राइट, आमतौर पे कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। बट दो कंडीशन है जब इसको वोटिंग राइट मिल जाता है, ये वोटिंग राइट रहता है इसके पास। सबसे पहला बात, जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू जब हटाया जाए तब इन लोग का वोटिंग राइट होता है। करेक्ट? जैसे एग्जांपल के लिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का बता दें कि 100 रुपए का 100 प्रेफरेंस शेयर था, अब 10 रुपए का 1000 कर दिया गया, तो ये रिडक्शन हुआ है ना पर शेयर के अमाउंट रही है। एक एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत। और आमतौर पे जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3 साल तक डिविडेंड नहीं मिलता है ना, अगर किसी कारण से, तो वो लोग भी किसकी तरह ट्रीट होने लगता है? ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर। बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब शेयर का कुछ कैरेक्टर है, वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का क्या कैरेक्टर है? शेयर नंबर में रहता है। दूसरा, शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, the share or debenture or other interest of member in a company shall be movable property transferable in manner provided by the article। क्यों मूवेबल माना गया? आदमी अपना शेयर किसी और को बेच सकता है या फिर किसी और का शेयर खुद के पास खरीद सकता है। कैसे ये काम करना है? ये काम आपके कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा रहता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कैसे ये काम करना है। दूसरा, नंबर का मतलब क्या होता है? हर एक शेयर्स का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, फोलियो नंबर। क्या होता है? शेयर फोलियो नंबर होता है। एज पर सेक्शन 45 प्रोवाइड एवरी शेयर इन ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall be distinguished by the distinct number। तो सबका क्या होता है? डिस्टिंक्ट नंबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? This implies that every share shall be numbered। However, this shall not be applied to share held by a person whose name is entered as a holder of the beneficiary interest in such a share recorded in depository। काइंड ऑफ में तो पढ़े हम लोग, एक होता है वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो होता है उसके लिए रूल्स है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स देता है, क्या करता है? रूल। अभी वो तुम्हारे में तो नहीं है, लेकिन हम बताते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, फिर पढ़ाएंगे भी। लेकिन डीवीआर में ये फर्क है ना कि मान लो अडानी ग्रुप का मेरे पास भी शेयर्स है और गौतम अडानी के पास भी शेयर है। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि जब हम वोट करेंगे
तो मेरा एक सिंगल शेयर का वोटिंग पावर बहुत कम रहेगा गौतम अडानी का एक सिंगल शेयर का वोटिंग पावर। बात है ना? तो हम वोट करेंगे तो हो सकता है 1% इम्पैक्ट पड़े, वो वोट करेगा एक ही शेयर रहेगा उसको, तो हो सकता है कि उसका 10% इम्पैक्ट पड़े। बात समझ आते हैं? रेट में भी डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है आमतौर पे डीवीआर। यह एक एग्जांपल दिया, अच्छा था। It is to be noted that the Tata Motors in 2008 introduced the equity share with differential voting right called A equity share in its right issue. In the issue, every 10 A equity share, 10 नाम रखा इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर 10 A equity share carried only one voting right but would get 5 percentage point more dividend that declare on each of the ordinary shares। अब ये कंपनी क्यों किया जाता है? तो टाटा मोटर कह रहा है कि हम एक शेयर्स निकाल रहे हैं जिस शेयर्स में आपको, ठीक है, हर 10 शेयर का, ठीक है, हर 10 शेयर के लिए आपको 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट कम होगा। क्या होगा? आपका वोटिंग में उतना पावर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों करवा रहा है? क्या इसके पीछे रीजन है? हम चाहते हैं कि तुम लोग का पैसा हमको बिजनेस करने के लिए मिले, बट तुम लोग का इंटरफेरेंस ना मिले। और तुम लोग को इंटरफेरेंस करना भी नहीं, तुम लोग को जहां ज्यादा फायदा हुआ पैसे इन्वेस्ट कर दोगे। तो हम तुमको क्या बोले कि जितना बाकी लोग हम डिविडेंड बांटेंगे उससे 5% एक्स्ट्रा तुमको डिविडेंड बांटेंगे। क्या करेंगे? लेकिन तुम्हारा जो वोटिंग पावर रहेगा, ठीक है, वो 10 शेयर मिला करके आपका एक वोट बनेगा। क्या बनेगा? 10 शेयर इक्वल टू 1 वोट। हाँ, आपको प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा दे देंगे, वोट पावर क्या रहेगा आपका? कम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? तो इसको हम लोग कहते हैं आमतौर पे डीवीआर। कोई दिक्कत नहीं आता? Preference share capital. However, this act shall not affect the right of the preference shareholder who are entitled to participate in the proceeds of winding up before the commencement of this act. प्रेफरेंस शेयर को एज पर सेक्शन 43 दो चीज है जो टाइम पे चाहिए। एक उसका डिविडेंड, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड, टैक्स कैलकुलेटेड डिविडेंड, ठीक है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो सब कुछ किया हुआ और उस पर टाइम पे उसका डिविडेंड चाहिए। पहला दूसरा, जब कंपनी बंद होगा तो जितना भी पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो पैसा क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे, ठीक है। 20 में हम एक पूरा टॉपिक छोड़े हैं, वो टॉपिक है मोड एंड रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये पूरा छूटा हुआ है, ठीक है। कल सुबह हम, कल नेक्स्ट डे सुबह हम लोग यही करेंगे। अच्छा।